हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक्लोस में। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल पर्सनैलिटी। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल पर्सनैलिटी में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लीगल पर्सनैलिटी क्या होती है, इसका क्या यूज़ होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। सो ये सब चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सोलमन ने भी एक डेफिनेशन दी है पर्सन की। हम लोग यहाँ पे पर्सन डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि पर्सन क्या होता है। पर्सन, पर्सनैलिटी मीन्स पर्सन की क्या पर्सनैलिटी है। तो पर्सन से पर्सनैलिटी आता है, तो हम लोग आज लीगल पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सोलमन ने इसकी डेफिनेशन दी है कि ए पर्सन इज एनी बीइंग whom the law regard capable of right and duties। तो सोलमन ने बोला है कि पर्सन वो है जिसके पास में लॉ ने वो कैपेबल है राइट एंड होल्ड, राइट और ड्यूटीज होल्ड करने के लिए। उसके पास में कुछ राइट्स भी हैं और उसकी कुछ ड्यूटीज भी हैं। आईपीसी में सेक्शन 11 में हम लोगों ने डेफिनेशन दी मिली हुई है हम लोगों को कि पर्सन की क्या डेफिनेशन है। द वर्ड पर्सन इंक्लूड एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। एंड जनरल क्लॉज एक्ट में सेक्शन 3 सब क्लॉज 42 में पर्सन की डेफिनेशन वहाँ पे भी दी हुई है कि पर्सन शैल इंक्लूड एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। सो ये तीन डेफिनेशन हमारे पास में है। अब हम लोग बात करते हैं लीगल पर्सनैलिटी। सो दो तरह की लीगल पर्सनैलिटी होती है, एक नेचुरल लीगल पर्सनैलिटी और एक लीगल पर्सन। नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन। नेचुरल पर्सन मीन्स लाइक द ह्यूमन बीइंग एंड लीगल पर्सन मीन्स लाइक द इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेशन, चैरिटी। ये सब चीज़ें आपकी लीगल पर्सनैलिटी होती है। सो हम लोग रिस्ट्रिक्टेड पर्सनैलिटी। सो रिस्ट्रिक्टेड पर्सनैलिटी क्या होती है कि देखिए आप ये भी देख लेते हैं। इन्फेंट्स, जो बच्चा होता है वो आपका रिस्ट्रिक्टेड पर्सनैलिटी होता है। ल्यूनेटिक पर्सन इज ऑल्सो द रिस्ट्रिक्टेड पर्सनैलिटी। एंड अंडर मिताक्षरा जॉइंट फैमिली वुमेन ऑल्सो एंटाइटल्ड टू राइट एक्सेप्ट राइट टू मेंटेनेंस एंड रेजिडेंस। तो अंडर मिताक्षरा में जो आपकी जॉइंट फैमिली में महिला होती थी उसके पास में कोई राइट नहीं था एक्सेप्ट द राइट ऑफ मेंटेनेंस एंड रेजिडेंस। सो उसको भी हम लोग रेस्ट्रिक्टेड पर्सनैलिटी ही बोलेंगे। अब लीगल स्टेटस ऑफ ए डेड पर्सन, ये एक हम लोग इशू है, काफ़ी बार आता है कि लीगल जो डेड पर्सन है क्या वो एक लीगल एंटिटी है, क्या वो एक पर्सन है। सो ए डेड पर्सन इज नो मोर ए लीगल एंटिटी। As soon as a person die, the become incapability to enjoy the right or performing his duty। जब पर्सन मर जाता है तो वो कोई राइट नहीं होल्ड करता और ही इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म एनी ड्यूटी एज वेल। सो दैट्स वाई दैट पर्सन इज नो मोर लीगल एंटिटी। सो द लीगल पर्सनल ऑफ ए पर्सन एंड विद देयर लाइफ। However, the law does not take into the account द विश एंड डिज़ायर ऑफ द डिसीज पर्सन। और अब डिसीज पर्सन के साथ में तीन चीज़ें और जुड़ जाती हैं कि उसकी कुछ चीज़ें आती हैं लाइक उसकी बॉडी, प्रॉपर्टी एंड रेपुटेशन। सो डिसीज डेड पर्सन के भी कुछ राइट होते हैं। अब अगर हम बात करें कि क्या क्या उनके राइट होते हैं डेड बॉडी के, अगर डेड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। सो डेड पर्सन मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है, द होल्ड द, क्योंकि डेड पर्सन जो है विच इज़ कैपेबल टू होल्ड द राइट विल बी कंसिडर एज ए पर्सन, राइट, जो बात कर रहे थे। लेकिन अगर कोई आदमी मर जाता है तो उसकी ही कांट एंजॉय एंड ही इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म एनी ड्यूटी। सो इसके क्या राइट होते हैं कि अंडर द क्रिमिनल लॉ डिसरेस्पेक्ट टुवर्ड बॉडी इज एन ऑफेंस एंड इट इज़ एंश्योर डिसेंट बोरियल, लाइक उसको दफनाने का अधिकार है या जलाने का, जो भी जिस धर्म से उसका जिससे बिलोंग करता है उसके रिगार्डिंग उसका क्रियाक्रम होना चाहिए। एंड जो उसकी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी उसकी जो भी उसके सक्सेसर है उसको मिल जानी चाहिए। एंड रेपुटेशन, सो बंदे की हाउ द रेपुटेशन ऑफ द डेड पर्सन इज प्रोटेक्टेड अंडर बोथ अंडर सिविल और एज वेल एज क्रिमिनल लॉ। दोनों ही लॉ आपकी जो रेपुटेशन है उसको प्रोटेक्ट करते हैं डेड पर्सन की भी, और इनहेरिट राइट भी यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। अब हम लोग बात करते हैं लीगल स्टेटस ऑफ अनबोर्न चाइल्ड। सो मैक्सिम नेस्टूरस प्रो जैम नोटो हैब्रर मीन्स फोटस इज लीगली प्रज्यूम टू हैव बोर्न फॉर द पर्पज ऑफ इनहेरिटेंस। सो जो बच्चा अभी गर्भ में है उसको प्रज्यूम कर लिया जाता है कि वो पैदा होगा और जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट जो होगी मिलेगी उसको होल्ड करेगा। इवन अगर कोई ये ऑफेंस भी है, मिसकैरेज और
विलिंगफुल इंजरी टू अनबोर्न चाइल्ड, अगर कोई मिसकैरेज कराता है या फिर विलिंगफुली इंजरी करने के लिए कुछ ऐसा काम करता है अनबोर्न चाइल्ड को जिससे इंजरी हो जाए, सो इट्स कॉल्ड एन ऑफेंस। ओके, सो चाइल्ड लीगल स्टेटस इज एन आइडल, ये अभी अगर आगे हम देखेंगे। एंड लीगल स्टेटस ऑफ एनिमल, क्या एक एनिमल भी एक लीगल पर्सन है? So in modern law, animals are not considered as a legal person. They are objects since they do not enjoy right or have duties. In modern law, we have master responsibility for the acts of his pets and breeds. So हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो मास्टर होगा, जो मालिक होगा, वो अपने पेट्स के एक्ट के लिए लाइबल होगा, बट हम लोग लाइक पेट को या एनिमल को लाइबल नहीं कर सकते उनके एक्ट के लिए, राइट। अब हम लोग जब कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ द लीगल पर्सनैलिटी। सो जो लीगल पर्सनैलिटी है यहाँ पे हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड कर दिया यहाँ पे, एक तो नेचुरल पर्सन है, एक जूरिस्टिक पर्सन। नेचुरल पर्सन मीन्स मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, बट नॉट डेड पर्सन एंड एन एनिमल, ओके। एंड जूरिस्टिक पर्सन मीन आर फिक्शन लाइक क्रिएशन ऑफ लॉ, लाइक कॉर्पोरेशन, इंस्टीट्यूशन, चैरिटीज़, और हम लोग इनको भी आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है, कॉर्पोरेशन क्या होता है, इंस्टीट्यूशन क्या होता है, चैरिटीज़ क्या होती है। सो एक बार हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं। कॉर्पोरेशन क्या होता है? कंस्टिट्यूट बाय द personification ऑफ ग्रुप और ग्रुप ऑफ पीपल। लाइक कॉर्पोरेशन क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, सम ग्रुप ऑफ पीपल्स आर क्रिएटेड इन कॉर्पोरेशन। इंस्टीट्यूशन इज अ कॉर्पस और ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड एंड पर्सोनेशन इज नॉट ए ग्रुप ऑफ पर्सन बट एन इंस्टीट्यूशन लाइक चर्च, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज, लाइब्रेरी एक्सेट्रा। सो इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि ये सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल का ही, बट उनका है ना, क्या है, आप उनको ऐसे नहीं, कॉर्पोरेशन नहीं मतलब कॉर्पोरेशन नहीं होता। द कॉर्पस और एन ऑब्जेक्ट, वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी होता है सेलेक्टेड फॉर द पर्सोनेशन। दिस नॉट ए ग्रुप ऑफ पर्सन बट इन इंस्टीट्यूशन लाइक चर्च, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी एक्सेट्रा, बिकॉज उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है यहाँ पे कि वो लाइक समाज सेवा के लिए है, या फिर जैसे एजुकेशन में काम करने के लिए यूनिवर्सिटी है। सो ओके। एंड चैरिटीज़, लीगल पर्सन की, लीगल पर्सन क्या होता है? ए लीगल पर्सन इज एनी सब्जेक्ट मैटर अदर देन द ह्यूमन बीइंग टू विच द लॉ एट्रीब्यूट पर्सनैलिटी। सो हम लोगों ने जैसे इसमें, मैं और भी चीज़ें हैं जो आपको कोट करना चाहूँगा। अंडर इंडियन क्रिमिनल लॉ, person include any company or association or body of person whether incorporated or not. So legal person क्या होता है? any person, like अगर कोई कंपनी है, कोई any body, association है, group of people, वो एक legal person होगा, like corporation, institute, charities, extra. So ये सब चीज़ें legal person है। and according to Holland, मैं आगे है वो, according to Holland legal person are two kinds: university state bonum and universities पेरोनोरम। सो यूनिवर्सिटीज बोनोरम का मतलब होता है आपका पार्टनरशिप, यूनिवर्सल पार्टनरशिप। एंड जो ये होता है यूनिवर्सिटीज पर्सोना मतलब कॉलेज, स्टेट और आपका जो कॉरपोरेशन है, ये सब चीज़ें। तो अकॉर्डिंग टू हॉलैंड उन्होंने दो तरह की बताई आपकी कि इस तरह की दो तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं, यानी कि पर्सन होते हैं, ओके। अब लाइबिलिटीज ऑफ द कॉर्पोरेशन की लाइबिलिटीज़ क्या होती है? कॉर्पोरेशन आर नॉट अनेबल टू एक्ट इन पर्सोना लाइक पेरोपेरिया पर्सोना। दैट्स मीन आपका जो कॉर्पोरेशन है वो अपने आप से कोई एक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज जो कॉर्पोरेशन होते हैं वो आपका एक तरह से ग्रुप ऑफ पर्सन ही होते हैं। सो इंडिविजुअल उनका अपना कुछ होता नहीं है कि वो खुद अपने आप से डील कर सके। In the ordinary case, principal can appointed an agent through will or with the consent of the principals। यानी कि क्या होता है कि आपका जो प्रिंसिपल्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो अपॉइंट करते हैं एजेंट, और एजेंट कंपनी के बिहाफ पे एक्ट करते हैं। इसमें मैं और चीज़ें भी बोलना चाहूँगा, लाइक जनरली द राइट ऑफ द इंडिविजुअल आर नॉट लिमिटेड एंड ओनली द एक्सेप्शन इज इफ द सोर्स of such right is form of contract, its right will be limited in terms of contract। like जो person individual person होते हैं उनके right limited नहीं होते हैं, but in like there is a exception if there is any contract, then जो contract में बातें लिखी हैं उससे limited ही वो right होंगे। but in the case of companies their right are limited and restricted by the law, okay। any act which is like beyond the legally appointment limited is said to the ultra vires of corporation and such corporate act will be null and void। अगर कोई वो मतलब जो corporation है ऐसा
एक्ट करता है, जो अल्ट्रा वायरस है, जो बियॉन्ड द लॉ जाके कोई अगर एक्ट कर रहा है एजेंट, देन दैट कॉर्पोरेशन विल बी void. Under the common law system, the corporation may be held liable for wrongful act, and this is liable extend even those cases in which malicious fraud or other wrongful motive or intent of necessary element. Like आपके जो कॉरपोरेशन है उसका अपना माइंड होता नहीं है, अपनी कोई विलिंग होती नहीं है, सो द एजेंट इज बिहाफ ऑफ डूइंग समथिंग, और जो बेनिफिशियरी है वो अगर कोई ऐसा एक्ट करते हैं जो कि रॉन्गफुल हो, जो कि मिलीशियस इंटेंशन से किया गया हो, तो इस कंडीशन में फिर वही लाइबल होंगे उस एक्ट के लिए. यहाँ पे आपका जो है आई थिंक मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने दो थ्योरी दी थी. टू ऑब्जेक्ट आर रेज विद द रिगार्ड ऑफ फिक्सिंग द क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द कॉर्पोरेशन. सो जो कॉर्पोरेशन है उनकी जो लाइबिलिटी डिसाइड करने के लिए दो थ्योरी दी गई हैं कि एक तो एजेंट ऑफ द बेनिफिशियरी विल बी लाइबल. तो इसमें जो एजेंट है जिसने बिकॉज इसमें क्या कहा गया कि एजेंट है, ही इज़ नॉट, उसने कोई एक्ट किया बट वो उसके लिए ऑथराइज नहीं था, तो इन दैट सिनेरियो ही डू समथिंग एंड ही इज फेल टू fail to commit his duty, then in that scenario he is liable for the act. But in second theory is that एजेंट का जो एक्ट है उसके लिए लाइबल कंपनी होगी, तो कंपनी का ओनर होगा वो लाइबल होगा, बिकॉज ही इज ओनली एम्प्लॉय. सो एम्प्लॉयर इज लाइबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ इट्स सर्वेंट्स. ये दूसरी थ्योरी उन्होंने दी. अब आगे बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव एंड यूज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन. सो ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोगों का कोई अगर हमने कोई कॉर्पोरेशन बनाई है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. सो रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो यही है कि कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कम हो जाए और जो मैनेज करना है उसको आसान हो जाता है, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो एक आदमी के ऊपर बर्डन नहीं आता. इट्स डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयर इज डिस्ट्रीब्यूट द ड्यूटी टू ईच एंड उनके राइट भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं, गवर्नमेंट के लिए भी ईजी हो जाता है. हेल्प कॉमर्स को हेल्प करती है कि वो एक सिंगल यूनिट बन के काम कर रहे हैं तो मैनेज करना आसान होता है. एंड मेंबर्स हैव द लिमिटेड लाइबिलिटी. थ्योरी ऑफ इनकॉर्पोरेशन. अब यहाँ पे चार थ्योरी हैं इनकॉर्पोरेशन की: द फिक्शन थ्योरी, द रियलिस्टिक थ्योरी, द कंसेंशन थ्योरी एंड द ब्रैकेट थ्योरी. तो मैं कॉर्पोरेशन के बारे में ही बात करना चाहूँगा पहले. अगेन आई एम जस्ट गोइंग बैक कि जो कॉर्पोरेशन है इसका कॉर्पोरेशंस आर कंस्टिट्यूट बाय द पर्सोनिफिकेशन ऑफ ग्रुप और सीरीज ऑफ इंडिविजुअल. जो कॉर्पोरेशन है वो या तो जो ग्रुप है या इंडिविजुअल की सीरीज है उनके द्वारा ही क्रिएट किया जाता है. द इंडिविजुअल हैव हु फॉर्म द कॉर्पस of the legal person is term of is member, and corporation may be corporate, aggregate and corporation sole. So जो दो तरह के यहाँ पे कॉर्पोरेशन कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, लाइक एक होता है कॉर्पोरेट एग्रीगेट एंड एक होता है कॉर्पोरेशन सॉल्व. सो अगर हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की विच इज़ कॉर्पस, द ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड द पर्सोनेशन, इट इज़ ग्रुप ऑफ पर्सन बट इन इंस्टीट्यूशन लाइक चर्च, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज़. सो जो सेकंड है ये आपका है, मैं बात की थी पहले. और थर्ड वन की अगर बात करें, थर्ड वन का चर्च की हम लोगों ने बात की. द थर्ड काइंड ऑफ लीगल पर्सन इज दैट विच इज़ कॉर्पस टू सम फंड्स स्टेट रिजर्व इन ए पर्टिकुलर यूज. ट्रस्ट स्टेट of property can be dead man or bankrupt fund and charity extra is an example. ओके. सो कॉरपोरेशन में क्या होता है कि आपका फिक्शन थ्योरी की अगर हम बात करें, हम लोग फिक्शन थ्योरी की बात कर लेते हैं क्योंकि ये चार थ्योरी दी गई है मेरे पास में इनका है. तो थ्योरी ऑफ इनकॉर्पोरेशन लाइक फिक्शन, तो personality is attached to group institution by the pure legal fiction, and this personality is distinct for the personality of the यहाँ पे अगर फिक्शन की बात करते हैं हम लोग, तो ये फिक्शन थ्योरी में क्या होता है कि ड्यूल पर्सन पर्सन इज नॉट एग्जिस्ट, एक ही पर्सन एक कंपनी में ओनर भी है और वो उस कंपनी में शेयर होल्डर भी है. So this is possible because this is not the real entity. Realistic, the group of institution have the existence beyond the aggregate of the individual person forming a group. A corporation have real existence, not the fiction constructive of the law. So यहाँ पे क्या होता है realistic group में कि एक real जो person होते हैं they come together and then they form a unity and they form a institution. Okay, उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया या फिर एक यूनिवर्सिटी बनाई. दिस ऑल द एग्जांपल ऑफ रियलिस्टिक.
ओके, इनकॉर्पोरेशन। अब हम बात करते हैं कंसेशन की। द सॉवरेन एंड द इंडिविजुअल आर द ओनली रियलिटीज, ऑल intermediaries driver their existence from the sovereign. As such, corporate personalities arise only a result of the state act and exist merely of concession of sovereign. अगर इसकी बात करूं मैं कंसेशन की, तो कंसेशन में हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे सॉवरीन है और जो इंडिविजुअल है वो मिल के एक कॉर्पोरेशन बना रहे हैं, एंड इट्स इनकॉर्पोरेशन जस्ट सीमेंट। सो ये क्या है, जो इनकी सबकी थ्योरी भी मैं आपको बताऊंगा। अभी इसमें जो थ्योरी दी थी कंसेशन थ्योरी, दिस थ्योरी इज एक्सपाउंडेड बाय स्विग्नी। Hold the sovereign and the individual are the only realities, and the intermediate group of institution cannot be claimed recognized as a person. They derive their existence from the sovereign, and such corporate personalities arise only as a result of the state act, exist merely on the concession of sovereign. और फिर लास्ट जो है हमारी ब्रैकेट थ्योरी, ओनली ह्यूमन being can have interest and rights, and that a corporation is only a legal device or formulation which will enable very complex jural relation be comprehended. So इसमें क्या कर रहे हैं ब्रैकेट थ्योरी में कि एक कंपनी जो होती है या एक इनकॉर्पोरेशन जब होता है तो अलग अलग एंटिटीज होती हैं, लाइक एक पर्सन ए है, बी है, सी है, डी है, दे कम टुगेदर एंड दे इनकॉर्पोरेट इन लाइक इनकॉर्पोरेशन इस कंपनी. सो दैट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together and form a company. So उन्होंने यही बोला है कि कंपनी कुछ नहीं है, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल ओनली विच इज कम टुगेदर इंडिविजुअल, एंड वहाँ पे उनकी राइट एंड ड्यूटीज़ भी असाइन होती है. सो इसमें एक और मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि एक आपके यूएस में ही न्यूयॉर्क में एक अभी रिट डाली गई थी कि चिंपैंजी को भी एक लीगल पर्सन एंटाइटल करना चाहिए. सो चिंपैंजी इज़ नॉट एंटाइटल टू द राइट ऑफ ए ह्यूमन एंड डज नॉट हैव रिलीज फ्रॉम ए केज इन विच ही हाउस्ड. द जज पैनल ruled unanimously to deny chimpanzee every habeas corpus and legal personhood. तो उन्होंने इसमें बोला कि जो ये आपका चिंपैंजी है इसको हम लीगल पर्सन का राइट नहीं दे सकते, वो एक लीगल पर्सन नहीं है, उसकी कुछ वो ड्यूटीज़ होल्ड नहीं, मतलब राइट और ड्यूटीज़ होल्ड नहीं करता. सो वी कांट डू डैट. ओके, एक हेबस कॉर्पस वहाँ पे डाली गई थी. अभी हम लोग इसको ब्रैकेट थ्योरी को आपको सिंबॉलिक थ्योरी भी बोलते हैं. एक बार दोबारा देख लेते हैं वन बाय वन. द फिक्शन थ्योरी. तो फिक्शन थ्योरी में क्या बोलते हैं हमारे कि यहाँ पे ड्यूल पर्सनैलिटी हम बात कर सकते हैं. केस लॉ भी मैं आपको बता सकता हूँ अगर आप गो थ्रू करना चाहें. सोलमन वर्सेस सोलमन लिमिटेड एक केस लॉ आया था जिसमें सोलमन की कंपनी थी, सोलमन उसका ओनर था और वो ही उनमें क्रेडिटर में भी था. तो क्रेडिटर में जिसका सबसे ज़्यादा पैसा था वो सोलमन का ही था, और जब केस गया तो उसने कहा कि सबसे ज़्यादा पैसा सोलमन का है, तो वो ड्यूल पर्सनैलिटी हो सकता है वहाँ पे, और सबसे पहले वो अपना ही कर्जा लेगा, मतलब देगा अपने आप को ही. सो वो एक केस था इसमें. एक ली वर्सेस ली एयर फॉर्मिंग लिमिटेड करके केस हुआ था. सो ली डायरेक्टर था कंपनी का और ही इज़ ऑल्सो द लाइक मेन पायलट ऑफ द कंपनी, और वो एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई फ्लाई करते हुए. तो उसकी वाइफ ने और 4 बच्चे थे आई थिंक, उन्होंने केस किया कि वो अपनी कंपनी में ही जो वर्कर था तो उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए वर्कर कंपनसेशन स्कीम के तहत, और उसको वो मिला. तो वो कंपनी का ओनर था और कंपनी में वर्किंग भी था, तो वो वर्कर भी था. तो एक साथ ही वो यहाँ पे क्या है, फिक्शन है. ही इज़ नॉट द रियल पर्सनैलिटी. एट द सेम टाइम दोनों जगह तो हो नहीं सकता. द रियलिस्टिक थ्योरी में हम लोगों ने को जो रियलिस्टिक थ्योरी की बात करूं तो एक्सपाउंडेड बाय गिरखोल्ड. द ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हैव द एग्जिस्टेंस बियॉन्ड द एग्रीगेट और द इंडिविजुअल और पर्सन फॉर्मिंग अ ग्रुप. तो इसमें क्या है कि ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर एक इंस्टीट्यूशन को ऑपरेट कर रहे हैं. और सॉवरेन कंसेशन थ्योरी भी सेम काइंड ऑफ थ्योरी है आपकी फिक्शन थ्योरी की तरह ही, कि उन्होंने कहा कि ये फिक्शन है, मतलब कि सॉवरेन है वहाँ पे और इंडिविजुअल है, ग्रुप है, लेकिन जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे वो एक तरह से इमेजिनरी फॉर्म ऑफ पीपल है वहाँ पे, वो है नहीं.
और ब्रैकेट थ्योरी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ही ली है। सो आई थिंक अभी हम लोगों ये भी देख लेते हैं कॉरपोरेशन एंड एक्सटेंट टू लाइबिलिटी। सो अल्टा वायरस डॉक्ट्रिन, in the case of companies, individual power are restricted by law. Any act which lie beyond these legally appointed limited is said to be the ultra vires of the corporation, and such corporate act will be null and void. Okay, so ultra virus rule is a necessary consequences of the fact that the corporation itself has no will. अल्ट्रा वायरस जो रूल है, आपकी डॉक्ट्रिन है, ये बताती है कि कंपनी का, कॉरपोरेशन का अपनी कोई विल नहीं है। ओके, सो ये अगर कोई कंपनी में जाके और अपनी विल से कुछ कर रहा है एंड दैट इज़ नॉट द लीगल थिंग, देन दैट वुड बी द वॉइड जो कॉर्पोरेट है। एंड सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी, इफ its human representative does an act on the behalf of and in the name of the corporation with a guilty mind, such mental condition would be implementable to the corporation, and therefore even a case in which manslaughter is the essence of an offense such as like fraud, malicious or other wrongful act, the corporation would be liable for the offense so committed. एंड विशेरियस लाइबिलिटी भी हम लोग समझ लेते हैं क्या होती है। इफ कंपनीज एजेंट डज एन एक्ट नेग्लिजेंटली और फ्रॉडेंटली एंड दे माइट हैव done it lawfully and with authority, the law will hold the corporate liable. अगर कोई जो एजेंट है वो लॉफुली भी कोई एक्ट कर रहा है बट वो नेग्लिजेंटली कर रहा है, फ्रॉडलेंटली कर रहा है, सो जो कॉर्पोरेशन होगा वो उसके लिए लाइबल होगा। कंक्लूजन, the conclusion is that all the rule of the liabilities applicable for the ordinary people in the ordinary circumstances are equally applicable in the case of corporation। कि जो आपका इसका मतलब ये है कि जो लॉ एक नेचुरल पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, द सेम लॉ इन द सेम काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस इज इक्वली एप्लीकेबल ऑन द कॉर्पोरेशन एज वेल। ओके, सो thank you for the watching the video. Like, comment and share and subscribe the channel.